What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Still Our Family. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली यार यहाँ पर। अभी कुछ दिनों पहले मैं मैसेज पढ़ रहा था तो एक बच्चे के द्वारा मुझे मेल किया गया। उसमें बोला कि सर बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर दूं। एक बच्चा ये था, बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ सर सुबह को उठना स्टार्ट कर दूं। यार कोशिश क्यों कर रहे हो? कर क्यों नहीं देते उस स्टार्ट? कौन आप लोग के हाथ पैर पकड़ रहा है? देखिए बेसिकली होता क्या है, हम लोग ना अपनी आदतों से मजबूर होते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कोशिश करा कि मॉर्निंग में टाइम पर उठ रहे हैं, ठीक है, आप लोग अलार्म लगाओगे सेट, कोई और नहीं बोलेगा आप लोग को लगाने के लिए, आप लोग खुद को बोलोगे कि हाँ हम लोग को अलार्म लगाना है और आप लोग अलार्म लगा दोगे। पर लेकिन सबसे जो गंदी बात होती है वो यहाँ पर ये होती है, आप लोग अपने आप के द्वारा लगाया गया अलार्म जो किसी ने फोर्स नहीं किया था उसी को पोस्टपोन करके सो जाते हो। मतलब अपनी आदत इतनी खराब कर रखी है कि खुद ने अलार्म लगाया कि 4 बजे उठना है, तो उठेंगे कितने बजे? 6 बजे। अरे 6 बजे का अलार्म लगाओ ना भाई, 4 बजे क्यों लगा रहे हो? पर लेकिन नहीं, लगाना 4 बजे का ही है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग 6 बजे उठ पा रहे हो तो 6 बजे का ही अलार्म लगाओ, पर लेकिन अलार्म बजते ही उठ जाओ। कोशिश करो 5 मिनट उसको बढ़ाना स्टार्ट कर दो कि आज 6 का लगाया, कल जो है 5:45 का लगा दो, फिर 5:30 का लगा दो, तो 5 5 10 10 15 मिनट ऐसे बढ़ाते चलो और फिर उसको पैटर्न में लेकर आओ। आप लोग एक ही दिन में सोचते हो कि बिल्कुल महाजी बन जाओ और पहाड़ तोड़कर साइड में कर दो, ऐसा नहीं होता है भाई। अम्मा जी को भी एक अरसा लग गया था पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने में। तो जिंदगी में जो आदतें आप लोग पिछले 15-20 सालों से अपनी खराब किए बैठे हो, आप लोगों को ये लग रहा है कि वो आदतें आप लोग एक दिन में सुधार दोगे, आप लोगों को ये लग रहा है कि वो आदतें आप लोग बहुत ही अच्छे से टैकल करके निकल जाओगे, नहीं होने वाली हैं। आप लोग को परेशान कर देंगी जब तक आप लोग उनको आराम आराम से प्यार से सहला सहला के दुलार कर करके उनको साइड में नहीं करोगे। वो आदतें आप लोगों के सर पर ऐसे ही नाचती रहेंगी। और नहीं यकीन आ रहा है तो आप लोग फिर से करके देखिए ऐसे, और जब तक करते रहोगे तब तक ऐसी चीजें चलती रहेंगी। पर हाँ एक और बात है यहाँ पर, ऐसा भी नहीं है कि आप लोग तुरंत उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए आप लोग को अपने आप से लड़ना पड़ेगा, आप लोग अपने आप से थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा, अपने आप को थर्ड पर्सन समझकर डांटना पड़ेगा, अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा। तो आप लोग उसको इमीडिएटली भी चेंज कर सकते हो, सीधे 6 से 4 पर भी आ सकते हो। पर उसमें आप लोगों के अंदर जो एक तरीके से एक पावर होनी चाहिए जिसको आप लोग डिटर्मिनेशन बोलते हैं कि करना है तो करना है, वो वाला पावर आप लोगों को चाहिएगा। अगर वो आ जाता है तो भाई साहब उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है, फिर तो बल्ले बल्ले है। तो इसलिए कोशिश करो कि जिंदगी में अगर एक टफ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो छोटे छोटे टफ डिसीजन लेना स्टार्ट कर दो, तो बड़ा टफ डिसीजन अपना आप बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? ऊपर से नहीं जानी चाहिए, अंदर तक जानी चाहिए चीजें, तभी आप लोग चीजों को चेंज कर पाओगे। ठीक है, बात क्या बोली है, जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते तब तक वह हमको काम जो है वो नामुमकिन ही लगता रहता है। हम लोगों को लगता है कि यार ये काम होगा ही नहीं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी सिलेक्शन होता है किसी पर्सन का, वो हमेशा क्या बोलता है, यार मुझे लग ही नहीं रहा था कि टॉप भी कर जाऊं, मतलब एक तरीके टॉप भी कर गया, उसको लग रहा था कि पता नहीं सिलेक्शन भी होगा कि नहीं होगा। दुनिया भर के ऐसे टॉपर से आप लोगों ने सब सुने होंगे। देखिए हर एक इंसान जो है ना वो डेली डिमोटिवेट होता है, ऐसा नहीं कि आप ही लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो हमेशा उसको समझने की कोशिश करिए कि ये एक इंसान जो है, हर एक इंसान के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है जो डेली उसको डराता है कि तेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा हो जाएगा। उसी को बहलाना है, फुसलाना है बच्चे को कि चुप बैठ जा, तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। ठीक है, उस तरीके से शांति में बैठा उसको और अपने काम पर फोकस करो। आई होप कि ये बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे और यही चीजें आप लोगों को इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ना है। शानदार डिस्कशन रहने वाला है, स्टार्ट करेंगे एक इंपोर्टेंट डे के साथ में। और हालांकि पहले तो आप लोगों को क्विज बेसिकली देना था, टकटकी लगाकर लेक्चर को देखिएगा, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। और लेक्चर सुनने के बाद में अगर आप लोगों को लगे यार इसकी तो पीडीएफ होनी चाहिए, तो सीधे टेलीग्राम पर जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी चीजें वहां पर इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन को पेंशन दो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। आइए सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ये सारा माल जो है वो हम लोग कवर करेंगे आज के वीडियो के अंदर में। क्या बात है, पहले हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में, यानी कि 24 तारीख को कौन सा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम क्या है। ये कई बार कई सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, आप लोगों ने अगर पुराने पेपर उठाकर देखा होगा तो। दूसरे पॉइंट हम लोग बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में। एक काफी दरिंदगी भरा केस जो है अभी एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर देखने को मिला, तो उसी के चलते कई सारी बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूं। तो कई सारी बेसिक चीजें और स्टैटिक जो है करंट के साथ में कंबाइन कर डिस्कस करूंगा, तो आप लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी कवर हो जाएगी जिसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो कहां से निकल कर आया, कैसे क्या चीजें हैं, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो समझेंगे काफी डिटेल में। फंडामेंटल ड्यूटीज आप लोगों ने पढ़ी है कई बार। यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज में यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि जो महिलाएं होती हैं उनकी बेसिकली हम लोग को क्या करनी है, उनके साथ में कुछ गलत चीजें नहीं होनी चाहिए, तो उससे उनको बचाना है। उनकी डिग्निटी, उनकी रेस्पेक्ट बेसिकली हम लोग को प्रोटेक्ट करके रखनी है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो एक पर्टिकुलर आर्टिकल में रखी हुई है। ये आर्टिकल कौन सा है ये बता दीजिए आप लोग, और इसी के साथ में कौन से संविधान में संशोधन करके ये आर्टिकल जो था वो संविधान के अंदर ऐड किया गया था।
तो कौन से साल में किया गया था ये भी बता दीजिए। बाकी मेरी तो आदत खराब है, मैं तो बताऊंगा ही जब आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो टेंशन मत लेना जो फर्स्ट टाइम सुन रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आप लोगों से मैंने डिस्कस किया है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में रिकैप बोलते हैं, आरसीईपी, ठीक है। नॉर्मली आरसीईपी बोल देते हैं इसको। इसके अंदर स्टार्टिंग में 16 कंट्री हुआ करती थी, पर लेकिन आज के डेट में इसके अंदर 15 कंट्री है। पर लेकिन जो स्टार्टिंग में 16 कंट्री थी, उन 16 कंट्री में 10 कंट्री तो थी वो जो को आप लोग आसियान कंट्री बोलते हैं, और बाकी की बची हुई जो 6 कंट्री थी उनमें एक ऑस्ट्रेलिया, दूसरा चाइना, तीसरा जापान, और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया। यानी कि अगर यहां यूएसए हो जाता तो पूरा क्वाड ग्रुप बन जाता, पर लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो मतलब ये है यहां पर कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं तो ये पूरा मुद्दा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहां पर आप लोगों को ये बताना है बेसिकली कि ये 2 कंट्री कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात करें तो मोस्ट जो पोल्यूटेड सिटी है, अभी आप लोगों को ये बताना है कि किसको मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का खिताब दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है। इसी के साथ में यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट एक पर्टिकुलर ये एक शहर है, एक डिस्ट्रिक्ट है और एक राज्य के अंदर सबसे दुनिया में सबसे मोस्ट पोल्यूटेड कौन है। ये कैपिटल की बात की जा रही है और ये सिटी की बात की जा रही है। इंडिया की रैंक कितनी है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में अगर बात करूं आप लोगों से, तो ये आप लोगों को बताना है, और ये किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। अभी यहां पर डेनमार्क ने टॉप किया इसको 5 बार। तो डेनमार्क में लोग सुना है कि बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, अब पता नहीं कितने खुश रहते हैं ये तो मालूम नहीं है, पर हाँ खुश बहुत ज्यादा है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किसके द्वारा की जाती है ये आप लोगों को बताना है। तो ये सारा माल मसाला जो है इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करेंगे। तो टकटकी लगाकर लेक्चर को देखेगा और जहां पर डाउट होगा उसको पूछ लीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जब भी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो वीडियो को थोड़ा सा रिकॉल करना कि क्या क्या आप लोगों ने सुना वीडियो के अंदर, ठीक है। 1 मिनट वीडियो आंख बंद करके वीडियो को रिकॉल करना, तो काफी सारी चीजें आप लोगों के याद भी हो जाएंगी। तो इस तरीके से चीजें लेकर चलिए, लंबे समय तक चीजें आप लोग याद रख पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डे के साथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है और खासकर जो हेल्थ के बारे में बात करें तो वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोविड-19 ने हेल्थ का एरिया जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया है। इवन अगर आप लोगों ने देखा होगा, आज एक बच्चे के द्वारा पेपर सेंड किया गया मुझे, यूपी पीसीएस का पेपर था जो एसए का, ठीक है। तो उसमें जो निबंध का पेपर था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कोविड-19 का इंपैक्ट, जैसे मैंने आप लोगों को हजारों बार ये सारी चीजें बताई, आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से हर एक एग्जाम में बनते हैं। तो जैसे कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यार हम लोग किसी पर्टिकुलर ऐसे थोड़ा ना कि मैं करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अब ये हर एक एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। जैसे वहां पर मैंने आप लोगों को बताया, तो वहां पर आप लोगों को जो एसए का पेपर है उसमें अगर आप लोग देखोगे तो मैं पेपर देख रहा था, 3 सेक्शन में डिवाइड उसको कर रखा था पेपर को, ठीक है। तो तीनों सेक्शन में अगर आप लोग उसके अगर आप लोग निबंध को एक बार देखोगे तो आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी कि किस लेवल पर आप लोगों ने तैयारी कर रखी है, ठीक है। तो वहां पर सारी बातें बता रखी है, क्या क्या चीजें हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट के ऊपर एक था एस्से कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड इंक्लूसिव इंडिया, तो उसमें डिस्कस करा, मतलब पूरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट कई बार आप लोगों को पढ़ा रखा है, ठीक है। इसी के साथ में कोविड-19 के इंपैक्ट पूछे गए थे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, आप लोगों को मैंने हर एक एंगल पर ये सारी बातें बता रखी हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी इलेक्शन कास्ट के ऊपर एक पर्टिकुलर एस्से था वहां पर। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे थे कि हर एक सेक्शन में से एक ऐसे आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। तो किसी भी स्टेट पीसीएस का अगर एग्जाम होता है तो उसको भी आप लोग थोड़ा देखा करो, इससे आप लोगों को एक आइडिया मिलता रहता है कि किस डायरेक्शन में हवा चल रही है, यानी कि आप लोगों को पता रहेगा कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो और अच्छे से आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। तो एक छोटा सा सजेशन था, बाकी तो मानना ना मानना आप लोगों के हाथ में है, मैं तो बस बता सकता हूं आप लोगों को। बात करते हैं वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की बीमारी, ये यहां पर जो टीबी की बीमारी है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कैसी बीमारी है, वायरस की वजह से होती है या फिर बैक्टीरिया की वजह से होती है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर जो ये होती है एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बनता है। और जो बैक्टीरिया है यहाँ पर उसके बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो ये उसका नाम है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर बात करूं यहाँ पर, ये नॉर्मली एक तरीके से आपके लंग्स जो होते हैं उनको काफी ज्यादा इंपैक्टेड करती है, और इंडिया के अंदर में बहुत लार्ज स्केल पर इसके मरीज पाए जाते हैं। तो इसका मतलब वर्ल्ड लेवल की अगर यहाँ पर कोई डे सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब दुनिया भर में ये बीमारी है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। 24 मार्च जो है ये यहाँ पर पर्टिकुलर जो डेट है उसको हम लोग ये डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और किसी पर्टिकुलर डे को सेलिब्रेट करने का बेसिक पर्पज क्या होता है, तो पर्पज उसका ये होता है ताकि हम लोग उस चीज के बारे में जान सके, आखिर ये क्यों हो रही है, इसका क्या मतलब है और इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और अगर पॉजिटिव इंपैक्ट है तो उसको कैसे और बढ़ाना है, और नेगेटिव इंपैक्ट है तो कैसे उसको और घटाना है। तो ये इसका बेसिक पर्पज आप लोगों को देखने को मिलेगा।
ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक तरीके से आप लोग इसको आज के डेट में एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट मतलब इसको खत्म किया जा सकता है आसानी से। ये एक लाइलाज बीमारी नहीं है आज के डेट में, तो आज के डेट में आप लोग इसको खत्म कर सकते हो। तो इसी के चलते यहाँ पर जो थीम है, थीम क्या होता है, फोकस एरिया 2022 का क्या है, तो वह है इन्वेस्ट टू एंड द टीबी सेव लाइव्स। यानी कि हम लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो दुनिया भर के लोगों की जान जाती है इसकी वजह से, उनकी लाइफ को हम लोग बचा सकते हैं। क्योंकि अगर लंग्स एक बार खराब हो गए तो फिर दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये बॉडी के और भी कई सारे पार्ट जैसे किडनी हो गया, ठीक है, इसके साथ में जो ब्रेन तक भी इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाएगा। अगर आप लोगों को पता होगा तो सही है, और नहीं पता होगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करूंगा। या तो प्रीलिम्स में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर जीएस पेपर 2 के अंदर पॉलिटी का एक पूरा चैप्टर लगभग आप लोगों का कवर हो जाएगा, जिसमें हम लोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं। अभी रिसेंटली एक काफी बड़ी दुर्घटना देश के अंदर देखने को मिली, जो कि शर्मसार करने वाली दुर्घटना थी। यहां पर क्या किया गया, राजस्थान के अंदर में एक गैंगरेप देखने को मिला, वो भी गन पॉइंट पर। मतलब क्या था, मतलब यह था कि एक औरत के साथ में गैंग रेप किया गया, और वो भी जो गैंग रेप किया गया वो उस औरत के हस्बैंड और उसके बच्चे के सामने ही उसके साथ में गैंग रेप किया गया, वो भी गन पॉइंट पर, यानी कि बंदूक के बल पर। तो ये जो जब न्यूज छपी न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर में, और जो ये न्यूज है जो यहाँ पर काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर देखने को मिली, तो उस टाइम पर फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो यहाँ पर तुरंत जो है वो सख्ते में आ गया। तो उसके द्वारा यहाँ पर बातें देखने को मिली। तो 26 साल की यहाँ पर ये वुमेन थी, वुमेन के बेसिकली लड़की आप लोग बोल सकते हो। तो 26 साल की यहाँ पर ये लड़की थी, और ये जो दुर्घटना घटी ये आप लोगों को राजस्थान के अंदर में जो बेसिकली धौलपुर वाला एरिया है वहां पर ये सिचुएशन जो है, ये कंडीशन खराब होती नजर आई। कमीशन ने तुरंत जो है यहाँ पर 3 मेंबर की एक टीम जो थी वो वहां के लिए रवाना करी, उसकी फैमिली के साथ में बात करना और चीजों को समझना। वहां का एसएचओ, एसपी और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनके से भी यहाँ पर बेसिकली कॉन्टेक्ट किया गया, और मैटर में एक प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशन करने की यहाँ पर बात की गई। ये न्यूज जो है इतनी ज्यादा लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिली कि सारे न्यूज़पेपर के द्वारा इसको कवर किया गया। तो ये ऐसी दुर्घटना है जिसके चलते वुमेन के बारे में कई सारी आप लोगों से एग्जाम में भी बातें पूछी जा सकती हैं, और खासकर देखिए आप लोग भी इन चीजों को लेकर सतर्क हो सकते हैं। तो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चला करो, और जितना ज्यादा आप लोग अवेयर रहोगे, कल को चलकर इन पोस्ट पर आप लोग बैठोगे तो आप लोगों को पता रहेगा कि हाँ ऐसी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो आप लोगों से ये ऐसी चीजें जो है केस स्टडी में एथिक्स का जो 4th पेपर होता है वहां पर भी आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। तो इसलिए ढंग से चीजों को सुनना, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो न्यूज थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है यहाँ पर ये एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे देश के अंदर में, जो कि महिलाओं के लिए काम करती है। उनको अगर कोई दिक्कत हो तो उनकी बेसिकली सिचुएशन को सुधारने का काम करती है। द कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन द इंडिया, ये रिकमेंड की गई थी नियरली 5 डेकेड एगो। पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में ये कमिटी हुआ करती थी, और फिर आगे चलकर यहाँ पर ये पूरा कमीशन बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो कमीशन बना, तो उसके चलते यहाँ पर अब चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं कि वो यहाँ पर देखता है कि क्या क्या इसके फंक्शन है, उसको किस तरीके से लेकर चलना है, क्या क्या ग्रीवेंस यानी कि क्या क्या दिक्कतें हैं उनका क्या सोल्यूशन निकालना है, और सोसाइटी में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं महिलाओं के लिए, तो उसके ऊपर फोकस रहता है। यानी कि महिलाओं की कंडीशन जो है वो एक तरीके से उनकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी सिचुएशन खराब हो रही है तो उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश इसके द्वारा की जाती है। अगर बात करें, कई सारी कमिटी, कई सारे कमीशन, प्लान वगैरह चलते रहे, और नेशनल प्रोस्पेक्टिव जब प्लान आया 1988 और 2000 के अंदर में, उसके द्वारा रिकमेंड किया गया कि यार एक बॉडी होनी चाहिए कम से कम। ये बिल्कुल ऐसे ही है, जब देश में कोई सिचुएशन जब तक खराब नहीं हो जाती है तब तक चीजें जो हैं वो पैटर्न में नहीं आती है। जब हमारे देश के आसपास में बे ऑफ बंगाल में जब सुनामी आई, उसके बाद में चलकर हमको एक तरीके से एक पर्टिकुलर बॉडी देखने को मिली जिसको बोलते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट बॉडी। उससे पहले नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ पर 2004 में बेसिकली सुनामी आई, 2005 में जो है ये आप लोगों को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे यहाँ पर समझ सकते हैं, जब बहुत सारे ऐसे केसेस आने स्टार्ट हो गए तो इनको लगा कि यार सिचुएशन खराब हो रही है, अब चीजों को सुधार लेना चाहिए। तो फिर यहाँ पर 1990 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट लेकर आया गया 1990 में, और एक पर्टिकुलर बॉडी बनाई गई 1992 में। तो इसलिए यहाँ पर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। स्टैट्यूटरी मतलब एक तरह से कानूनी, यानी कि कानून पास कर बनाएगी, तो इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। पार्लियामेंट में एक प्रॉपर एक्ट यानी कि एक लॉ बनाया गया और उसके बेस पर ये बॉडी बनाएगी, तो इसको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी बोल देते हैं।
अगर बात करें, कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट कमीशन जो था यहाँ पर बेसिकली उसकी फर्स्ट पर्सन जो चेयरपर्सन थी तो वो कौन थी, तो यहाँ पर ये जयंती पटनायक जी थी, जो कि 31 जनवरी 1992 में पहली चेयरपर्सन बनी। तो जब चेयरपर्सन आप लोगों को पता ही चल गया, तो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि कमीशन के अंदर में और कौन कौन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों से बात की जाए यहाँ पर, तो चेयरपर्सन रहेगा, एक मेंबर रहेगा और अदर 5 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये एक मेंबर जो है वो सेक्रेटरी रहेगा। तो टोटल मिलाकर कितने मेंबर रहेंगे, तो 7 मेंबर की यहां पर ये बॉडी आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। चेयरपर्सन जो है वो नॉमिनेटेड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए जितने भी कमीशन होते हैं ना, कमीशन में नॉर्मली क्या रहता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में चीजें रहती है, इसलिए बोला जाता है कमीशन और काउंसिल में अगर कोई डिफरेंस आप लोगों से पूछ ले, तो काउंसिल जो होती है वो ताकतवर होती है, कमीशन जो होता है वो थोड़ा सा ढीला ढाला होता है। रीजन क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर काम नहीं कर सकता, सारी अपॉइंटमेंट वहां पर मैक्सिमम गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। तो ये आप लोगों को डिफरेंस यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। मिशन क्या है, मिशन तो ये है कि कैसे इक्वलिटी यहां पर सोसाइटी में वुमेन के लिए हम लोग को लेकर आनी है, उनकी जो लाइफ है कैसे सही डायरेक्शन में लेकर चलनी है, कैसे पॉलिसी फॉर्मेशन करना है, और कैसे अगर कोई कानून भी है महिलाओं के लिए तो उसके ऊपर काम करना है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो फंक्शन है ये कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लीगल सेफगार्ड महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए। जैसे अगर आप लोग संविधान के अंदर भी जाओगे तो कई जगह वुमेन के लिए रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है, अलग से सपोर्ट करने के बारे में बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर वुमेन की डिग्निटी के बारे में बात की गई है। हालांकि आगे डिस्कस करूंगा ये बातें, पर फिर भी ये सारी बातें जो है ऑलरेडी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो लेजिस्लेटिव यानी कि कानूनी मेजर क्या ले सकते हैं, महिलाओं के लिए अगर कहीं पर उनके साथ में दुराचार हो रहा है, वर्क प्लेस पर उनके साथ में कुछ गलत काम हो रहा है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था विशाखा दत्त की गाइडलाइन है बेसिकली, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि कानून तो है पर लेकिन इंप्लीमेंटेशन में कोई कमी आ रही है, तो वहां पर फिर ये बॉडी काम करती नजर आती है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो उसको यहाँ पर सोल्यूशन निकालती है, और कोई भी पॉलिसी मैटर जो कि महिलाओं को ऊपर एक तरीके से इंपैक्ट डाल रहे हैं तो उसके ऊपर काम करती है, यहां पर ये नजर आएगी। कंप्लेंट जो होता है ये सुमोटो एक्शन लेता है। अब ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको पता होगा तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सुमोटो का मतलब होता है स्वयं, अपने से, बिना किसी के बोले चाले। जैसे मैं आप लोगों को बोल देता हूं कि आप लोग क्या करना है, जो भी क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर आप लोगों को देने हैं, ठीक है। तो यहां पर कई सारे बच्चे जो है वो अपने आप से आंसर दे देते हैं, कई सारे बच्चे जो है वो बोलने के बाद में आंसर देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई पर्टिकुलर न्यूज है, जैसे कि ये रेप की खबर जो है वो न्यूज़पेपर में छपी, तो यहाँ पर कमीशन को किसी ने बोला नहीं है कि तुम लोगों को राजस्थान में जाना है और यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकालना है, ऐसे ऐसे कुछ करना है। कमीशन ने सुमोटो एक्शन लिया उस खबर को पढ़कर, और अपने आप राजस्थान में अपनी जो है बेसिकली मेंबर उसके द्वारा भेज देंगे, और वहां के एसएचओ या फिर जो भी यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर थे उनके साथ में उनके द्वारा कॉन्टेक्ट किया गया। तो ये सुमोटो एक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते ताकि जो जस्टिस है वो थोड़ा और जल्दी हो सके, क्योंकि इसका एक बार इंटरफेरेंस जब हो जाता है तो फिर ये और ज्यादा पब्लिकली हो जाती है न्यूज, और ज्यादा उसके ऊपर फोकस आ जाता है। इनके द्वारा इशू जो है ऐसा नहीं कि महिलाओं के लिए ही ले जाते हैं, चाइल्ड मैरिज अगर देखने को मिले, ठीक है, लीगल अवेयरनेस कोई प्रोग्राम हो, या फिर इसी के साथ में पारिवारिक महिला लोक अदालत जहां पर महिलाओं से रिलेटेड केस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो उन सब पर भी इनका काफी ज्यादा ध्यान रहता है इनके, ताकि चीजें जो है वो महिलाओं के कुछ गलत वे में न जाए, और महिलाओं को उनसे काफी ज्यादा एक तरीके से उम्मीद भी रहती है इस कमीशन से कि कभी भी कुछ ऐसा हो। एक केस मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले बताया था जावेद हबीब का, जो कि एक काफी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, खासकर हेयर ड्रेसर आप लोग उनको बोल सकते हैं। तो वो पर्सन ने क्या किया, पब्लिकली बेसिकली यहां पर बाल काट रहे थे, तो एक महिला के सर में थूका और बोला कि जब भी पानी की कमी लगे तो सर में थूक लेना चाहिए। तो काफी एक ऐसी वीडियो थी जो वायरल हो गई, एक बदतमीजी का एक्ट सामने निकल कर आया। तो उस टाइम पर भी यहां पर जो कमीशन था उसने एक तरीके से संज्ञान लिया उसका, और उसने पब्लिकली माफी मांगी आकर। तो ऐसे केसेस आप लोगों को कंटिन्यूअसली महिलाओं के बारे में देखने को मिलते रहते हैं। और ये जो मैं उदाहरण आप लोगों को बता रहा हूं ना, अभी जो मैंने अभी यहाँ पर जावेद हबीब वाला उदाहरण बताया, इससे पहले वाला उदाहरण मैंने आप लोगों को दिया, ये सारे एग्जाम्पल जो है ना इनको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने जो आंसर राइटिंग में जब आप लोग लिखते हैं। तो हवा हवा में कुछ नहीं बोलता हूं, जो भी बातें बोलता हूं वो इंपॉर्टेंट होती है। अगर सीरियस होकर तैयारी करते हो तो इनको लिख लिया करो, क्योंकि इन सबकी पीपीटी बनाना पॉसिबल नहीं है कि जो मुझे बीच बीच में उदाहरण याद आ जाते हैं, तो ये सारे पीपीटी में नहीं, तो पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया मुझे, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती है जिनको आप लोग यूज कर सकते हो, और ऐसे ऐसे उदाहरण जब आप लोग यूज करोगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ बच्चा जो है वो चीजें समझ रहा है, रिलेट कर रहा है वही प्रेजेंट टाइम के जो उदाहरण है उनके साथ में, तो और अच्छे मार्क्स आप लोगों को देगा, उसका दिल खुश हो जाएगा। और जब इंसान का दिल गार्डन गार्डन होता है तो फिर मार्क्स भी ऐसे मिलेंगे आप लोगों को। अभी यहां पर रिवाइज करने की जब बात की गई, डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इसी के साथ में प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक एक्ट 1994, ये बेसिकली एक तो दहेज प्रथा को कैसे रोकना है उसके ऊपर फोकस किया गया, और खासकर जो बच्चा गर्भ में होती है उसको चेक कराना कि ये लड़का है लड़की, और अगर लड़की है तो फिर गर्भ जो है बेसिकली उसको गिरा देना, तो वो वाला काफी खतरनाक काम हमारे देश में देखने को मिलता है, तो उसको रोकना। और इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंदर भी कई सारे ऐसे प्रोविजन देखने को मिलेंगे जो कि महिला यानी कि औरतों पर पूरा फोकस देता है।
है। तो ये एक फंडा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि नेशनल कमीशन जो है यहाँ पर ये चारों तरफ से यहाँ पर ध्यान रखता है, महिला के साथ में कुछ गलत हो रहा है, कैसे उसका सोल्यूशन निकालना है, उसको बिल्कुल अच्छे से सीरियसली लेकर चलता है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बेसिक चीजें बता दी इस कमीशन के बारे में। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो कि थोड़ी सी और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो बात करूंगा कि कोई आप लोगों से पूछ ले अगर डायरेक्ट क्वेश्चन कि संविधान के अंदर में महिलाओं के सेफ गार्ड के बारे में क्या कुछ बातें लिखी हुई हैं, तो आप लोगों को कम से कम ये आर्टिकल पता होने चाहिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को प्रीलिम्स से पूछ लेगा देकर कि भाई साहब इसके बारे में बताओ, आप लोग फिर आप लोग सर खुजाओगे बैठ कर कि यार ये कहां से आ गया, पढ़ाया तो था पर लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो इसलिए बोलता हूं चीजों को रिवाइज करते रहा करो। तो बात की जा रही है द राइट टू इक्वालिटी, ये आर्टिकल है 14 के अंदर में, नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर। ये आर्टिकल 15(1) का जो फर्स्ट देखने को मिलेगा, स्पेशल प्रोविजन जो कि महिलाओं के फेवर में बनाया जाता है। तो 50 का यहाँ पर 3 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 14, यहाँ पर 15 का 1, यहाँ पर 15 का 3। तो ये टोटल 3 आर्टिकल कम से कम आप लोगों को याद रखने फंडामेंटल राइट से, जो कि कहां पर आते हैं, ये पार्ट 3 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट है उसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15(3। इसी के साथ में जब मैं बात करूं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन आप लोगों का हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारे संविधान में ओरिजिनली नहीं थी, यानी कि जब नया नया संविधान बनाया ताजा उस टाइम पर ये इसके अंदर नहीं थी, बाद में ऐड की गई। कब की गई, जब थोड़ा सा पुराना हो गया, यानी कि कब, ये 1975 से लेकर 1977 तक जब हमारे देश के अंदर में इमरजेंसी लगी रही, तो उस टाइम पर हमारे देश में यहां पर बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। तो कौन सा आर्टिकल और कौन से टाइम पर यहां पर क्या क्या चीजें ऐड की गई, तो याद रखिएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में। तो ये जो अमेंडमेंट किया गया 1976 में, उस टाइम पर हम लोग के द्वारा 51A जो आर्टिकल है ये बेसिकली ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज को ध्यान में रखते हुए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में एक ड्यूटी यहां पर यह भी है कि अगर महिलाओं के खिलाफ कोई यहां पर डेरोगेटरी यानी कि गलत तरीके की कोई प्रैक्टिस है जो कि उनकी डिग्निटी को, उनकी मानहानि को बेसिकली एक तरीके से उनकी एक मानहानि करती है, तो उसको रोकना है, प्रोहिबिट करना है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज में भी लिखा है। तो यानी कि आप लोगों की या फिर मेरी, हर एक इंसान की ड्यूटी है कि महिलाओं का सम्मान करें और बेसिकली एक तरीके से उनको सही तरीके से हम लोग को सोसाइटी में रखना चाहिए। अगर हम लोग महिलाओं का सम्मान करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो हम लोग समाज के लगभग 50% लोगों का सम्मान करेंगे। तो इसलिए यहां पर साथ में लेकर चलना है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो मैंने आर्टिकल 14, आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15 जो यहां पर 15 का 1 और 15 का 3, और यहां पर बेसिकली 51, देखो यहां पर 15 है, यहां पर 15 है और यहां पर 51 है। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। तो ये सारे आर्टिकल जो हैं ये बेसिकली महिलाओं के बारे में, सेफ गार्ड के बारे में बात करते हैं जो कि संविधान में रखे हुए हैं। तो एक अलग से टॉपिक आप लोगों का यहां पर तैयार हो जाएगा अगर कुछ लिखने के लिए आए महिलाओं के बारे में तो, ठीक है। आगे थोड़ी सी और बातें कर लेता हूं जो कि बेसिक कुछ चीजें होंगी आप लोगों के लिए। अगर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के बारे में बात करूं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस, 2005 में यह कानून लाया गया कि घर में जो महिलाओं के साथ में दुराचार किए जाते हैं, हस्बैंड आया दारू पीकर पीटना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि बाप की जागीर है, तो महिलाओं को प्रॉपर्टी की तरीके से एक ऑब्जेक्टिव तरीके, एक ऑब्जेक्ट की तरीके से यूज करना, ये बिल्कुल गलत चीज है। तो इसके बारे में यहां पर बात की जाती है। डोवरी, दहेज, हर एक माँ बाप जो होते हैं वो अपनी इच्छा से कभी भी बेटी को जितना ज्यादा हो सकता है उतना देता है। कभी ऐसा नहीं कि उसको लगता है कि चलो कम दे देते हैं, वो अपनी बेसिकली हैसियत से भी ज्यादा इंसान देता है, ठीक है, जितना ज्यादा वो कर सकता है, क्योंकि उसको इज्जत बेइज्जती रहती है समाज में। तो फिर भी अगर सामने वाला उसके बाद भी बदतमीजी काटे तो फिर सामने वाले को बेसिकली भिखमंगा बोलो एक तरीके से आप लोग, क्योंकि वो एक तरीके से फिर भी ऐसी बदतमीजी काट रहा है, सामने वाला अपना कलेजे का टुकड़ा निकाल के तुमको दे रहा है, तुम फिर भी बदतमीजी काट रहे हो, तो वो सिचुएशन यहां पर देखने को मिलेगी। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस अगर बात करें यहां पर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो इसको रोकना है, प्रोहिबिट करना है, इसको आगे नहीं बढ़ने देना है, और रिड्रेसल अगर हो जाए तो उसकी हरकतें, तो उसको यहां पर उसका सोल्यूशन निकालना है। 2013 में यहां पर लाया गया। और अभी रिसेंटली अगर बात करें 2012 में, ये तो मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया भी है कानून, जिसको यहां पर POCSO बोलते हो, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, यानी कि बच्चों को भी सेक्सुअल ऑफेंस से बचाना है। तो यहां पर भी ये सारे वो एरिया हैं जहां पर ये कमीशन काम करता हो आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। और दुनिया भर की स्कीम चला रखी है यार देश के अंदर में, अगर इनमें से कुछ आप लोग याद रख पाते हो, सारी नहीं रटनी है, पर हाँ कुछ स्कीम के आप लोग नाम याद रखते हो महिलाओं के बारे में लिखने के लिए आ जाए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्कीम का इतना प्रचार किया, अभी कहीं पर मैं पढ़ रहा था कि इसमें आधे से ज्यादा जो इसका पैसा है वो प्रचार में उड़ा दिया, यानी कि समझ रहे हैं आप लोग की चीजों के प्रचार में पैसा इतना लगा दिया कि जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए पैसा दिया गया था उसमें यूज ही नहीं किया। वन स्टॉप सेंटर की बात की गई यहां पर, इसी के साथ में उज्ज्वला, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम थी। अगर कोई ट्रैफिकिंग का केस आता है, यानी कि महिलाओं को एक जगह से ले गए फिर कहीं पर ले जाकर प्रोस्टिट्यूशन में उसको लगा दिया, सेक्सुअल एक्टिविटीज में उसको डाल दिया, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उसको रेस्क्यू करना है, रिहेबिलिट करना है और री इंटीग्रेशन करना है उसका, ताकि ट्रैफिकिंग से बचाया जा सके। और कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि वो नहीं प्रोस्टिट्यूशन में उसको ढकेल दिया, तो वो वाली चीजों से यहां पर उसको रोकना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा।
स्वाधार गृह के बारे में बात करें तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें वुमेन को यहाँ पर सही डायरेक्शन देने की कोशिश की जाती है। नारी शक्ति पुरस्कार आप लोगों को पता ही है। अच्छा बताइए किस दिन नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। इसी के साथ में महिला पुलिस वॉलंटियर, इसी के साथ में महिला जो शक्ति केंद्र बनाए गए और निर्भया फंड भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। तो ये सारी चीजें मैंने इस तरीके से आप लोगों को बता दी। अब वुमेन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाएगा कभी, तो मुझे नहीं लगता कि यार आप लोग इससे फालतू और आप लोगों को कोई रिक्वायरमेंट है और इतना टाइम भी नहीं होता है अगर ढंग से देखोगे आप लोग, ठीक है। तो आप लोग को इतने टाइम में अगर इस मटेरियल को आप लोग ढंग से प्रेजेंट कर पा रहे हो तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से, मेंस के पॉइंट ऑफ से और इवन इंटरव्यू में भी अगर आप लोग जाकर बैठ रहे हो तो वहां पर भी आप लोग इससे आंसर पूछे आप लोगों से कि क्या क्या बातें हैं। और एक महिला अगर एक लड़की आप लोग हैं तो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर आप लोग पूछ सकते हैं। इसी के साथ में लेक्चर में आप लोगों को जो भी डाउट हुआ करे उसको जरूर पूछा करो और फीडबैक अपना जरूर दिया करो, उसको लाइक कर आप लोग बता सकते हो, ठीक है। 1 सेकंड लगती है, उससे आप लोगों को पता चलता है कि मतलब मुझे पता चलता है लेक्चर कैसा है। और डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हो कि पसंद नहीं आया। अगर डिसलाइक आप लोगों को नहीं दिखेंगे पर मुझ तक पहुंच जाते हैं तो ये यूट्यूब की एल्गोरिथम है बेसिकली, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर कीजिएगा। तो ये बेसिक एक इंफॉर्मेशन थी, स्टैटिक करंट दोनों का मिक्सचर। आई होप कि आप लोगों ने इसको ढंग से एंजॉय किया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल जो है रिसेंटली अभी काफी न्यूज में आया। जापान जो था वो हमारी इंडिया, जापान जो थे वो बेसिकली कुछ पर्सन थे इंडिया की विजिट पर आए हुए थे, तो यहाँ पर इनके प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे। तो यहाँ पर अभी कुछ बातें की गई, इनके द्वारा बोला गया कि यार इंडिया तुम ना रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन कर लो। इंडिया ने बोला मतलब क्या चाहिए तुमको, मतलब हमको जीने नहीं दोगे क्या। तो इनके द्वारा बोला गया कि आखिर ऐसा क्या हो गया, तो इंडिया ने बोला चलो बताते हैं ऐसा क्या हो गया। तो जापान जो है वो भी आशा लगा रहा है, आशा की किरण है जापान की नजरों में कि हम लोग जो है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन करेंगे। तो आखिर क्या है ये, इसके मुद्दे में समझ लेते हैं। और यहाँ पर ये बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस के अंदर काफी डिटेल में कवर किया गया, तो सारी बातें मैं आप लोगों से एक एक करके डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में ये जो स्लाइड है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि इसको आप लोग अपने पास में रख सकते हैं। इसके ऊपर भी आऊंगा, हालांकि आगे भी बहुत सारी चीजें वहां पर भी ये कवर हो जाएगा काफी हद तक। समझते हैं पहले। जापान ये चाहता है बेसिकली रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है वो इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट करेगी। जापान ये बोल रहे हैं बेटर सप्लाई चेन बनेगा, क्यों, एक दूसरे के साथ में सामान ले जा सकेंगे, सारी काम होगा। और इसी के साथ में यहाँ पर एक तरीके से कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इंडिया एक फाउंडर मेंबर है, ठीक है। तो अगर वो निकल कर जा रहा है तो ये अच्छा भी नहीं है, और इंडिया जो है वो कोलैबोरेट कर पाएगा कई सारे जो एक तरीके से कंट्री के साथ में जहां पर टैरिफ वगैरह भी लगाए जाते हैं। तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था 2011 में, ठीक है, कि मिलकर काम करेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री है, तो टोटल मिलाकर 10 तो आप लोगों को आसियान कंट्री देखने को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर वियतनाम हो गया, फिलीपीन हो गया, कंबोडिया हो गया, ब्रुनई हो गया, 4 तो ये हो गया। इसी के साथ में म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, 4 ये हो गया, 8। और यहाँ पर इंडोनेशिया हो गया और यहाँ पर सिंगापुर हो गया। तो टोटल मिलाकर 10 कंट्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाकी 6 कंट्री और हैं, वो 6 कौन कौन सी है, एक तो है यहाँ पर इंडिया और चाइना, ठीक है। इसी के साथ में एक है यहाँ पर साउथ कोरिया और जापान, ठीक है। और तीसरा जो ग्रुप है वहां पर वो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये दो के ग्रुप थे यहाँ पर। तो इंडिया को चाइना कभी पसंद ही नहीं आता, इसलिए हम लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया। हम लोग रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से बाहर निकल गए। और यहाँ पर ये अभी टोटल मिलाकर 15 कंट्री यहाँ पर इसके अंदर रह गई है। मुझे अभी डायलॉग वो याद है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया था कि मेरी आत्मा ने मुझे बेसिकली एक तरीके से सपोर्ट नहीं किया कि मैं इसको साइन कर सकूं। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी के द्वारा भी बोला गया था कि हम लोग अपने गांव के बारे में, अपने किसानों के बारे में सोचना है। तो पर्सनली मुझे भी दिल तक टच कर गई थी वो बात मोदी जी के द्वारा जब वो बात बोली गई थी। तो वो कहीं ना कहीं एक बेसिक चीज थी कि आज की डेट में हम लोग अपने देश में अपने किसानों के बारे में सोच रहे हैं। रीजन क्या था? ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर डेयरी प्रोडक्ट बेचता है। अगर कल को चलकर हम लोग यहाँ पर एक तरीके से काम कर लेते हैं तो हमारे देश में ऑस्ट्रेलिया के प्रोडक्ट जो हैं वो फ्लड हो जाते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। 10 आसियान मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसके चलते अब 5 मेंबर यहाँ पर रह गए। कौन? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड। तो टोटल मिलाकर 15 आज के डेट में इसके अंदर मेंबर आप लोगों को नजर आ जाएंगे। चाइना जो है वो ग्रुप को बैक करता है कि एटलीस्ट 30% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी जो है, ठीक है, वो यहां से निकल कर आती है अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहां पर हो जाता है। यानी कि ये टोटल मिलाकर 15 कंट्री में से दुनिया की 30% जीडीपी निकल कर आ जाएगी, ये मानना है अगर यहां पर मिलकर ढंग से काम किया जाता है तो बड़ी बात है यहां पर। तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है वो एक तरीका नेगोशिएशन फ्रेमवर्क आप लोग यहां पर बोल सकते हो, ठीक है, जिसके ऊपर यहां पर काम किया जा रहा है कि अच्छा इस तरीके की कोई चीज है जिसको लेकर हम लोग को साथ में चलना है। तो यहां पर ये क्या करेगा? प्रमोशन करेगा, एक तो आप लोगों का प्रोटेक्शन देगा, आप लोगों को फैसिलिटेट करेगा और लिबरेट करेगा, यानी कि लिबरलाइजेशन देखने को मिलेगा। देखिए जब किसी ग्रुप के साथ में आप लोग काम करते हैं ना तो कुछ फायदे देखने को मिलते हैं, कुछ नुकसान देखने को मिलते हैं। तो फायदे और नुकसान कैसे आप लोग बोल सकते हैं? जैसे मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट हम लोगों ने बना रखा है, अब हमने इतना ज्यादा प्रोडक्ट बना लिया और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है,
तो अगर वो प्रोडक्ट ले जाके हम लोग जापान को बेच रहे हैं या फिर साउथ कोरिया को बेच रहे हैं या फिर चाइना को बेच रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में कॉम्पीट करेगा। पर लेकिन सोचो हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग जो एरिया है वो बिल्कुल ना या फिर जीरो के बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा चीजों को खरीदते रहेंगे, दूसरे वाला आकर बेच बेच कर अपना सामान चला जाएगा और हम लोग बैठे बैठे देखते रहेंगे कि अच्छा यार हाँ वो खरीद लिया। तो इंपोर्ट बढ़ता चला जाएगा हमारा, और एक्सपोर्ट तो हमारा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ ज्यादा बनाते नहीं है। तो हमारे ऊपर इसका काफी नेगेटिव इंपैक्ट बेसिकली देखने को मिलता। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने पहले यहां से कल्टी मार ली। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। पर्पज जो था वो एक तरीके से बोला गया था कि इजी प्रोडक्ट सर्विस, ये सब चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जो बेसिकली कॉमर्स है अमंग द मेंबर, एक तरीके से कॉमर्स एक्टिविटी वो है बूस्ट होगी, यानी कि अर्थव्यवस्था जो है वो बूस्ट होती नजर आएगी। तो ये बातें यहां पर बोली गई थी। तो इंडिया के द्वारा यहां पर अभी रिसेंटली जब इससे बाहर निकला गया तो इंडिया ने यही बोला कि यार ये जो है हमारे किसानों को जो है काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, तो इसलिए हम लोगों ने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया। ठीक है, तो इंडिया जो है वो चाहता था, हालांकि कई सारी और चीजें यहां पर चाहता था इंडिया देखिए चाहता था। एक तो यहां पर इस तरीके बेसिक चीजें कि कल को चलकर अगर कोई प्रोडक्ट जैसे हमारी कंट्री में फ्लड हो रहा है तो कम से कम कुछ उसके ऊपर टैरिफ वगैरह लगाया जा सके, उसको रोका जा सके जो हमारे किसानों को नुकसान पहुंचा सके। तो ये चीजें थी। दूसरा एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारा ये भी था, मान लीजिए कल को चलकर कोई चाइना का प्रोडक्ट जो है चाइना के द्वारा दबाकर बनाया जा रहा है, उसने वो प्रोडक्ट चाइना से लाकर उसने म्यांमार को बेच दिया। ठीक है, और वो प्रोडक्ट जो है म्यांमार से इंडिया के अंदर फ्लड हो रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी एक मुद्दा था कि इसको कैसे आप लोगों को टैकल करना है। हालांकि उसका सॉल्यूशन यहां पर इनके द्वारा निकाला जा रहा था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी। चाइना जो है वहां पर, चाइना और इंडिया के बीच में आप लोगों को टेंशन देखने को मिलती है, और चाइना में दुनिया भर का माल होता है, मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया का आज के डेट में चाइना। तो इंडिया के अंदर लाकर उनको सब बेसिकली डालते रहते हैं, तो हमारी कंट्री के अंदर वैसे दिक्कत होती रहती है। चाइना वैसे बदतमीजी काटता है, अपनी जो इसकी करेंसी है रिनमिन भी, उसको ये बहुत ही नीचे रखता है ताकि एक्सपोर्ट इसका ज्यादा रहे, लोग जो है सस्ता एक्सपोर्ट उनको बढ़े। तो ये चीजें आप लोगों को चाइना की देखने को मिलेगी। तो चाइना की सारी बदतमीजी पराकाष्ठा को ध्यान में रखते हुए इंडिया जो है वो यहां से कल्टी मार लिया। तो इंडिया ने बोला कि गोली कल्टी मार, इनके मतलब क्या है, अपने देश के बारे में सोचते हैं। तो इसके चलते हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए यहां से बाहर निकल गए। अभी अलग अलग कंट्री से हम लोग अपने लेवल पर आज की डेट में अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग साइन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग ये काम नहीं कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा एक काफी इंपॉर्टेंट बात, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, मैंने अभी यहां पर स्लाइड में भी डाला है। अभी यहां पर जैसे जैसे कोविड-19 का इंपैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ा, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान का यहां पर इंडो पैसिफिक रीजन में चाहते हैं एक सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव लाई गई। मतलब क्या था इसको SCRI बोला गया। इसका मतलब ये था यहां पर कि इंडिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया जो है, जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है दुनिया की, वो खत्म करना चाह रहे थे। और आज की डेट में जो भी प्रोडक्ट या फंक्शन, जो भी सर्विस यहां पर चाइना से निकल कर आती है, वो आगे चलकर यहां पर इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड कराएंगे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में, ताकि कल को चलकर फिर से कोरोना मोरोना टोराना कोई और वायरस आए तो सप्लाई चेन ना रुक सके। ठीक है, तो इसके चलते चाइना का जो यहां पर काफी ज्यादा एक तरीके से फायदा उठाने की कोशिश की गई इस पर्टिकुलर एरिया में। और हालांकि अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर एग्री नहीं हुए, पर फिर भी चीजों को एक सही डायरेक्शन में लेकर चलने की बात हमारे द्वारा की गई। इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड टाई है वो यहां पर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप मेंबर के साथ में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, कई जगह आप लोगों को नजर आएगा हम लोग डेफिसिट में ही चलते हैं, पर फिर भी यही है कि चलो यार चल रहा है तो चलने देते हैं। तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। अभी आगे आगे अलग अलग हम एक कंट्री के साथ में अलग अलग एग्रीमेंट कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ भी हम लोग अलग से अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लेकर चल रहे हैं, आप लोगों को मैंने बताया भी था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग कंट्री के साथ में इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, अब अपने लेवल पर जो भी हम लोग को सही लग रहा है। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल। मुझे लगता है कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो स्टैटिक प्लस करंट हम लोगों ने जान लिया पूरा डिटेल में। कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा, दूर करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, टेंशन नहीं लिया करते इस चीज की। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आर्टिकल आने वाला है वो आप लोगों के चक्षु खोलेगा। ठीक है, ये जो आर्टिकल है आप लोगों को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से भी और जीएस पेपर 3 में जो पोल्यूशन के बारे में अगर लिखने के लिए आ जाए तो वहां पर भी काफी ज्यादा है। पॉजिटिव एक आर्टिकल आप लोग, मतलब नेगेटिव एक आर्टिकल है, पॉजिटिव तो मतलब एक तरीके से है नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो हमारी कंट्री के बारे में कई सारी बातें यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है। तो समझते हैं कि कर इसके बारे में। पोल्यूशन आज की डेट में एक देश के नहीं है, हर एक देश की समस्या है। अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो उसी पोल्यूशन के बारे में यहां पर ये आर्टिकल दिया गया है। अभी है क्या, बेसिकली दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बोली गई है दुनिया में मतलब अगर जिस भी देश की कैपिटल के बारे में, राजधानी के बारे में आप लोग बात करोगे तो उन सब देश की राजधानी में हमारी जो दिल्ली है वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत सारे दिल्ली वाले जो हैं आप लोग ये समझ सकते हैं जो कि ना चाहते हुए भी बीमारी का शिकार बन जाते हैं, ओनली यहां पर मोस्ट पोल्यूशन की वजह से। और हमारी कंट्री की सारी जो भी यहां पर गवर्नमेंट है वो यहीं से चलती है, सारी मिनिस्ट्री यहां पर देखने को मिलेगी, दुनिया के जो डेलीगेट्स हैं उनके आप लोगों को सारे यहां पर घर उनके यहीं पर देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारी चीजें यहां पर निकल कर आती है। तो इसलिए यहां पर कई बार इसके ऊपर फोकस जाता है दुनिया का। तो दिल्ली जो है मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड, ये एक रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है। रिपोर्ट के द्वारा यहां पर बताया गया है और ये रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है एग्जाम में बड़ी आसानी से।
अब बात करते हैं इसके बारे में काफी शांति में। यहां पर कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा, जिसके चलते आप लोग चीजों को कोरिलेट करते हुए चलिएगा। एनुअल अगर एवरेज की बारे में बात करें तो पीएम 2.5 जो है वो यहां पर 2021 में अभी यहां पर मोस्ट पोल्यूटेड का खिताब हमारे देश को दिया गया 107 देश के अंदर में, यानी कि 107 कंट्री की कैपिटल लिंक के द्वारा चेक की गई और उसमें से हमारी कंट्री जो है वो टॉप पोजीशन पर थी। तो सबसे पहले तो बधाई हो सबको कि इतना पोल्यूशन हम लोग फैला रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग टॉप पर बने हुए हैं। ऐसे नहीं तो ऐसे हम लोग टॉप पर हैं, मतलब कि एक सोचने वाली बात है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो अगर बात करें तो 2021 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट यहां पर लेकर आएगी। पीएम जो शब्द यहां पर यूज किया जाता है तो ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये पार्टिकुलेट मैटर है, जिसके बारे में काफी डिटेल में मैं अभी आप लोगों से बात करूंगा। पहले एक ओवरव्यू इस रिपोर्ट का ले लेते हैं। अगर बात करें यहां पर 4th कंज्यूगेटिव ईयर जो है दिल्ली टॉप है, यानी कि हम लोग पहले से ही टॉप करते आ रहे हैं, हम लोगों ने अपनी पोजीशन बना ली है कि हम लोग इस पोजीशन को छोड़ेंगे नहीं। अगर बात करें 92 कैपिटल थी यहां पर 2020 में, 2018 में यहां पर 85 थी और 62 थी यहां पर 2019 और 18 में, ठीक है। तो 18 में 62, 19 में 85 और 2020 में 92 और अब की बार यहां पर 107, इनमें सब में हम लोग टॉप पर हैं। तो ये हमारा खिताब है यहां पर, जो कि हम लोग अपने माथे पर तमका चिपकाना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर एक यहां पर रिपोर्ट है प्रिपेयर की जाती है IQ एयर के द्वारा, जो कि स्विच एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है। तो ये स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है जो कि यहां पर इनको चेक करती है। हमारा पड़ोसी देश जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसका नाम है बेसिकली ढाका, यानी कि ढाका भी यहां पर ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है डिजमेना, ये एंडिजमेना आप लोगों को देखने को मिलेगी, चैड की कैपिटल। तो यहां पर आप लोगों को नजर आएगा। इसी के साथ में यहां पर दुसानबे, ये है तजाकिस्तान, और मस्कट है ओमान। तो ये वो कंट्री है यानी कि जो नीचे से टॉप करती है, उनके साथ में हम लोग हैं यहां पर टॉप पोजिशन पर। एक और जो इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ये मैंने कैपिटल बताया है, यानी कि जितनी देश की राजधानी है उन देश की राजधानी में टॉप राजधानी कौन सी है जो कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण का शिकार है। अब यहां पर इससे भी खतरनाक चीज है, यहां पर यह है भिवादी, अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राजस्थान के अंदर, दुनिया में वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी के नाम से जानी जाती है। अभिवादी वाले जो हैं वो यहां पर बता सकते हैं अगर कोई यहां से निकल कर आ रहा है क्या रियलिटी में ऐसा है, या फिर ये रिपोर्ट जो है कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर चीजें बता रही है। अभी 50 सिटीज जो हैं वो आप लोगों को पार्टिकुलेट मैटर के अंदर में वो काफी ज्यादा पोल्यूटेड नजर आएंगे यहां पर, जो कि रैंक आप लोगों को देखने को मिल जाती है। गाजियाबाद, इसी के साथ में यहां पर बात करें होस्टन, जी हाँ बेसिकली होटन चाइना, इसी के साथ में यहां पर दिल्ली 4th पोजीशन पर है। वैसे अगर आप लोग देखोगे यानी कि टॉप पर है भिवादी, दूसरे पर हमारा गाजियाबाद, दूसरे पर गाजियाबाद, तीसरे पे यहां पर होटन जो कि आप लोगों को चाइना देखने को मिलेगा, और 4th पर यहां पर दिल्ली नजर आ जाएगा। और फिर उसके आगे आप लोगों को नोएडा, फिर गुरुग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा थोड़ा सा आगे, फरीदाबाद, बागपत, बुलंदशहर, मेरठ, सोनीपत, ये एनसीआर के वो रीजन है जो कि यहां पर काफी ज्यादा पोल्यूटेड देखने को मिलते हैं, जिसके ऊपर फोकस देने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो अगर मोटे मोटे तौर पर देखो तो काफी ज्यादा सोचने वाली बात है कि मोस्ट 15 सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी में 11 हमारी हैं अकेली, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, टॉप कर रहे हैं हर एक लेवल पर। और ये सेंट्रल और साउथ एशिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, यानी कि हमारे पड़ोसी आसपास पड़ोसी देशों के पास में अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो दिल्ली जो है 14.6% इंक्रीज हो गया पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में अभी रिसेंटली, मैंने बताया था। अभी इसके बारे में आगे बताऊंगा, टेंशन मत लेना। कोई भी सिटी ऐसी नहीं है इंडिया के अंदर में जो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एयर क्वालिटी का गाइडलाइन ये है कि यहां पर 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब यहां पर आप लोगों को बेसिकली होना चाहिए, पर लेकिन आप लोगों को 50 के करीब देखने को मिलेगा, यानी कि 5 का 10 गुना। तो आप लोग समझ सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि अगर आप लोगों को हेल्थ अच्छी चाहिए तो 5 के करीब करीब पोल्यूशन हो तो चल जाएगा, पर हमारा 50 है, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़े में थोड़े ना काम चलेगा। तो 48% इंडिया सिटी जो है वो 50 से ऊपर है, यानी कि हमारे देश की 50% सिटी ऐसी है जो कि 50 से ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप लोग ये बताओ कि बीमार हो कि ना हो, ठीक है, आप लोग ये बताओ बीमार होंगे कि नहीं होंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन को हम लोगों ने भाई साहब धर धर कर बेसिकली उसको बेइज्जत किया है कि तुम बोल क्या रहे हो 5, अरे हम 50 हैं, ठीक है। तो सेंट्रल और साउथ एशिया के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो वर्ल्ड में वर्स्ट एयर क्वालिटी होम आप लोगों को देखने को मिलेगा। 46 ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट 50 सिटी जो पोल्यूटेड सिटी वो आप लोगों को नजर आ जाएंगी, ठीक है। तो यानी कि सेंट्रल और साउथ एशिया यहां पर इसके अंदर दुनिया की 40-50 में से सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो एक और अच्छे लेवल की बेइज्जती यहां पर निकल कर आ गई। अब पार्टिकुलेट मैटर के बारे में मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करूंगा। इनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है, जैसे पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 50 to 70, पार्टिकुलेट मैटर 19। तो ये आप लोगों को अलग अलग लेवल पर देखने को मिलेगा।
10 हो गया, 2.5 हो गया, ये 0.1 हो गया। तो ये छोटे छोटे कण के बारे में बात की जाती है। अब इनको कंपेयर अगर आप लोगों को करना है, जैसे ये क्या है, यहां पर ये कोई ऐसा नहीं है कि हाथी का सींग है, हाथी का दांत है, नहीं, ये हमारा बाल है। मतलब बाल इतना मोटा, जी हां, जब इसको आप लोग माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इतना ही बड़ा आप लोगों को नजर आएगा। इस बाल के ऊपर ये छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इनके इतने महीन, इतने माइन्यूट कण आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि यहां पर अगर बात की जाए तो पार्टिकुलेट 2.5 जो है वो दुनिया भर के आ जाएंगे एक बाल के ऊपर भी। अगर आप लोग बात करोगे तो ह्यूमन हेयर में अगर बात करोगे 1000 के करीब इस तरह की चीजें आप लोग यहां पर लपेट सकते हो, ठीक है। तो इससे आप लोग समझ सकते हो, यहां पर कहने का मतलब यहां पर यह कि काफी लार्ज स्केल पर यहां पर ये चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो पॉल्यूशन जो है वो बहुत ही महीन कण होते हैं। कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई और इशू है, तो वहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। पार्टिकुलेट मैटर जिसको पीएम बोलते हैं यहां पर, ये तो ये अगर इसके बारे में बात की जाए तो अगर नॉर्मल तरीके से आप लोग देखोगे तो जैसे धूल उड़ रही है, ठीक है, कहीं पर गंदगी है, कहीं पर स्मोक वगैरह, लिक्विड वगैरह, सोट वगैरह, तो ये कई सारी चीजें हैं जहां से चीजें निकल कर आती हैं। ये बेसिकली ये पार्टिकुलेट मैटर एयर में पाए जाते हैं, डस्ट में पाए जाते हैं, इन सब चीजों में पाए जाते हैं। ये आप लोगों को बेसिकली देखने को मिलेंगे काफी लंबे समय तक अगर हवा में रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार एक तरीके जाते हो तो यार आंखों में जलन सी होने लगती है, तो इसका मतलब पोल्यूशन काफी ज्यादा है वहां पर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें, कुछ पार्टिकुलेट मैटर इतने डार्क होते हैं कि कई बार यहाँ पर स्मोक टाइप में नहीं होता है, धुआं आप लोगों को देखने को मिलता है, खासकर सर्दियों में जब आप लोग बात करते हो तो भी सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आती है। तो ये डिटेक्ट किए जाते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू भी। यहाँ पर मैनी मैनमेड और नेचुरल सोर्स आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि कुछ तो ऐसे हैं जो नेचुरल है, हवाएं चल रही, धुएं भरी, ठीक है, तो आप लोगों को वहां देखने को मिलेगा दुनिया भर की आंधी आ गई। इसी के साथ में इंसान कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो दोनों ही तरीके के यहाँ पर कंडीशन है, यानी कि हम लोग भी यहाँ पर अखंड गुनहगार है और यहाँ पर ये भी आप लोगों को नेचुरली भी कुछ चीजें देखने को मिलेगी। सॉलिड लिक्विड जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर वो आप लोगों को वाइड रेंज और साइज में देखने को मिल जाते हैं। 10 माइक्रोमीटर के बारे में मैंने बात की, जिसका डायमीटर होता है, 2.5 के बारे में बात की, और 2.5 से लेकर 10 के बीच में जो होते हैं यहाँ पर, इनको कोर्स बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं COARSE। तो ये सब दिन के लिए यूज किया जाता है 2.5 से लेकर 10 के बीच में। तो अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्मॉल साइज इतना होता है, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पर, अगर एक बाल आप लोग लेते हैं, ठीक है, तो एक बाल के ऊपर अगर आसपास में घुमाएंगे आप लोग, लगभग 30 ऐसे पार्टिकुलेट मैटर आ जाएंगे, जो कि आप लोग समझ सकते हैं घेरा बनाकर, ठीक है। यानी कि ये जो बाल आप लोग लगाएंगे तो ऐसे यहाँ पर 30 पार्टिकुलेट मैटर इसके चारों तरफ को आप लोग बैठा सकते हो और फिर फौंक मारकर उड़ा सकते हो उनको, ठीक है। अब क्या यहाँ पर ये पार्टिकुलेट मैटर यहाँ पर ये बेसिकली नोटंकी करते हैं? नहीं भाई साहब, इनकी और भी भाई बहन है, ये अकेले बेचारे, इनको बदनाम मत करो। इसके कई सारे और अखंड गुनहगार भाई बहन है जो कि यहाँ पर और ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई NO2, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई यहाँ पर CO, ओजोन हो गई O3, अमोनिया हो गई NH3 और लेड यानी कि PB हो गया। ये सारे इसके भाई बहन है जो कि और ज्यादा बीमार करने का आप लोगों को काम करते हैं और अपना ये ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खूबी निभाते हैं। इनको किसी का डर शर्म नहीं है, क्योंकि आखिरकार डर शर्म होगा भी क्यों, हम ही है ना यहाँ पर इनको लाने वाले, तो ये हमको ही मजा सिखाते हैं। तो ये आप लोग इसको समझ सकते हैं। सोर्स कहां से निकल कर आते हैं? अब यहां से सोर्स है, अगर चाहो तो सुधार लेना और नहीं तो चली रही है चीजें। जैसे कंबस्शन इंजन, गाड़ी सब चलाते हैं, बाइक सब चलाते हैं, उनमें से पार्टिकुलेट मैटर निकल कर आते हैं। पावर जनरेशन के लिए जो भी मटेरियल हम लोग यूज करते हैं वहां से निकलेगा। इंडस्ट्री तो बंद नहीं कर सकते, इंडस्ट्री से निकलेगा। एग्रीकल्चर भी बंद नहीं कर सकते, उससे निकलेगा। कंस्ट्रक्शन नहीं बंद कर सकते। रेजिडेंशियल वुड जो वर्क आप लोगों का चलता है या फिर कोयला जो बर्निंग होता है, यहां से सब जगह से पार्टिकुलेट मैटर आप लोग के निकल कर आते हैं। अब बताओ इनमें से कितने ऐसे हैं जिनको आप लोग बंद कर सकते हो? धंधा बंद हो गया तो एक तरीके से जिंदगी बंद हो जाएगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को इनको सहन करना पड़ता है। मोस्ट कॉमन नेचुरल सोर्स जो है पार्टिकुलेट मैटर का, ये मतलब हम तो काम करते ही करते हैं बदतमीजी का, अब इन्वायरमेंट भी नहीं छोड़ता है। डस्ट स्टॉर्म आ गए, सैंड स्टॉर्म आ गए, जंगलों में आग लग गई, तो यहां से चीजें निकल कर आती है। और फिर कंडीशन क्या होती है कि हमारी जो लाइफ है वो डिग्रेड की बन जाती है, लाइफ साइकिल रिड्यूस हो जाती है। अगर 1 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर अगर हम लोग आज के डेट में इनहेंस कर रहे हैं, इनको इनहेल कर रहे हैं, तो 3 सप्ताह की हमारी जो लाइफ है वो कम हो जाती है। तो सोचो कितनी लोगों की जिंदगी जो है ये पार्टिकुलेट मैटर जो है बर्बाद कर रहे हैं। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ये मैंने पूरा आप लोगों को डेटा बता दिया जिसके बेस पर अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। एयर क्वालिटी इंडेक्स और कैटेगरी के बारे में बात करें, हमारी मैक्सिमम जो सिटी है आप लोगों को यहां देखने को मिलेगी, ठीक है। 250 भी यहां पर आ जाते हैं तो बड़ी अच्छी चीज हो जाती है, वरना वेरी पुअर या फिर आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब, वेरी पुअर, और यहां पर ये बेसिकली सीवियर कैटेगरी में आप लोगों को नजर आएगी। वैसे 0 से 50 जो है ये हमारा सौभाग्य में नहीं है, ये काफी गुड होता है। ये आप लोगों को एक अच्छी कंट्री में देखने को मिलेगा जहां पर सभ्य तरीके से चीजों को लेकर चला जाता है, ऐसा नहीं कि चीजें पोल्यूशन की तरीके से चल रही है, ठीक है। दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा 51 से 100 तो सेटिस्फैक्टरी है, हमारे भाग्य में ये भी नहीं है। 101 से लेकर 200 मॉडरेट
ग्रेट कैटेगरी में, ये भी हमारे भाग्य में नहीं है, और ये हमारे भाग्य में कभी कभी आ जाता है पुअर क्वालिटी का 201 से लेके 300, और ये तो हम लोग खूब एंजॉय करते हैं 301 से लेके 400, और इनसो में तो हम लोग पड़े रहते हैं 401 से लेके 500 में। तो यानी कि अभी इसीलिए वो तो बोला गया कोरोना वायरस ने हमारे देश में इंपैक्ट तो डाला, पर लेकिन वो वाला नहीं डाला जो दूसरे देशों में डाला। रीजन क्या था, हम ऑलरेडी इतना पोल्यूशन पी रहे हैं सुबह शाम, तो कोरोना क्या कर लेगा यार, कोरोना भी ये कहेगा यार कुछ ताकतवर लेकर आना पड़ेगा, इसीलिए डेल्टा लेकर आया वो, ठीक है। तो डेल्टा वेरिएंट निकल के आया इंडिया से, वो इसीलिए आया क्योंकि यहां पर और कोई काम ही नहीं करा था। अब वो डेल्टा इतना खतरनाक हो गया, जिस भी देश में गया भाई साहब कोई उसके सामने टिक ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इंडिया का वायरस था, ठीक है। क्योंकि इंडिया में तो लोगों को कुछ होता नहीं है, इतने तो कोरोना हम लोग पता नहीं कितने पी जाते हैं सुबह शाम तक। तो वहां पर जब वो गया वेस्टर्न वर्ल्ड में, जहां पर मास्क लगा के घूमते हैं, पानी भी उबाल उबाल कर पीते हैं, अब उनकी कंडीशन खराब होगी उसको देखकर। तो इस तरीके से आप लोग चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा बेसिक आर्टिकल था जो एक एक पॉइंट मैंने कवर कर दिया। मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को इसको लेकर कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, अगर होगा तो फिर टेंशन काहे को लेने का, मैं हूं ना, क्वेश्चन पूछो और उसके डाउट को दूर करो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारा देश जो है वो कितना खुश देश है। तो यहां पर बात करूंगा आप लोगों से इंडियन सोसाइटी के बारे में, और यहां पर जीएस पेपर 1 के अंदर में या फिर प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। इंडिया जो है वो 136वीं रैंक पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। अच्छा चलिए, तो इंडिया की तो छोड़िए आप लोग सबकी, अगर एसएलवी परिवार से ही मैं पूछूं आप लोग अपनी जिंदगी से कितना खुश हैं, 5 में से नंबर आप लोग को देने हैं अपनी जिंदगी को, अपनी खुशी को, आप लोग कितने नंबर देंगे? यानी कि 1 जो है उसका मतलब पूरे खुश हो, ठीक है। 2 जो है कम खुश है, तीसरा है कम खुश है, चौथा कम खुश है, 5 तो बिल्कुल बस जिंदगी बर्बाद चल रही है, ठीक है। तो गुत्थी का गाना गाते हो जिंदगी बर्बाद हो गया, ठीक है। तो आप लोग ये बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी जो बेसिकली आप लोग रैंक अपने आप को देना चाहोगे। सरमाया मत करो, जो हो उसको लिखा करो। अपनी चीजों को एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होता है, सबके बस की बात नहीं होती है। आप लोगों को क्या लगता है, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई, एक पर्सन है धरती पर जिसके द्वारा इतनी अंदर की बातें अपनी लिख दी गई, आज तक कोई क्यों नहीं कर पाया? लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे टॉप पर जो है खुशी के मामले में तो है डेनमार्क, ठीक है। तो एक सॉरी सबसे टॉप पर है फिनलैंड, तो फिनलैंड यहां पर सबसे टॉप पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और फिर है डेनमार्क। तो ये सबसे टॉप पर कंट्री है, और हमारी कंट्री की रैंक है वो 136। तो यहां पर अगर बात करें हैप्पीनेस के बारे में, यहां पर अगर बात करें तो जैसे कि यहां पर जो सर्बिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री की रैंक काफी नीचे है, इंडिया की पोजीशन 136वीं है। यहां पर अगर इसके बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये 2022 के लिए यहां पर प्रस्तुत की गई। टोटल मिलाकर 140 कंट्री है यहां पर, जिसमें से हमारी जो रैंक है वो आप लोगों को मैंने बताई थी। पहले जो थी यहां पर 139 थी, थोड़ा सा अच्छी हो गई है, यानी कि 3 पोजीशन हम लोग ऊपर बढ़ गए। तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। अगर बात करें सबसे खतरनाक सिचुएशन पर कौन है, सबसे दुखी कौन है, तो वो है अफगानिस्तान, और सबसे खुश कौन है, वो है बेसिकली यहां पर फिनलैंड। ये वाली स्लाइड आप लोग देखिए, सबसे खुश कौन है, फिनलैंड, फिर डेनमार्क, फिर हो गया आइसलैंड, फिर हो गया स्विट्जरलैंड, फिर हो गया यहाँ पर नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। तो ये आप लोगों को टॉप पोजीशन पर देखने को मिलेंगे। सबसे दुखी कौन है यहाँ पर, ये अफगानिस्तान, और हम भी यहाँ पर लगभग नीचे से आप लोगों को नजर आ जाएंगे, और बाकी सब जो है वो रोने वाली कंडीशन में बैठे हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है उसके द्वारा 2012 से पब्लिश किया जा रहा है। यानी कि 2012 से मजे ले रहे हैं दुनिया की, देखो कौन खुश है और कौन दुखी है, और फिर उसके बेस पर बेइज्जती की जाती है कि देखो ये खुश नहीं है। इनको क्या पता कि हमारे देश में लोग जो है सबसे ज्यादा खुश हैं, ठीक है। हम लोग वैसे खुश मिजाज आदमी हैं भले ही टेंशन दुनिया भर की हो, पर हम लोग जिंदगी के खुश जिंदगी के मजे लेने वाले आदमियों में से है। एम जो है वो यहाँ पर बात की जा रही है कि कंट्री के बारे में, तो यहाँ पर सिटीजन जो है उनसे बेसिकली यहाँ पर कांटेक्ट करके चीजें निकाली जाती है ताकि देखा जाए कि कितने लोग खुश हैं। रिपोर्ट जो है 2 मेजर आइडिया देती है कि हैप्पीनेस और इसी के साथ में लाइफ जो यहाँ पर एक तरीके से इवॉल्व कैसे हो रही है, तो उसको काउंट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है की एलिमेंट कि यहाँ पर लोगों की लाइफ जो है कितनी इवॉल्व हुई अक्रॉस द कंट्री, उनकी वेलबींग उनको चेक किया जाता है। तो तरीका तो अच्छा है, पर लेकिन रियलिटी में सोल्यूशन क्या होता है वो समझने वाली बात है। यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है वो यहां पर 2012 से अगर बात करें, याद रखिएगा इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी कई बार पूछ ले जाते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये कि जो बेसिकली सारा काम आप लोगों को देखने को मिलेगा वो एक प्रॉपर वे में यहां से निकल कर आता है। तो क्वेश्चन अगर पूछ ले यहां पर, तो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको प्रस्तुत करता है। इसके बारे में 2012 में बनाया गया और तभी से रिपोर्ट रिव्यू निकल कर आ रही है, ठीक है। इसी के साथ में एम क्या है कि यहां पर साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज जो है उसको प्रमोट किया जा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव किया जा सके। मतलब क्या है, मतलब यह कि जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको अगर अचीव किया जाए कि भुखमरी, गरीबी, इसी के साथ में अच्छी हेल्थ अगर हम लोगों ने कर दी, ये सब चीजें, तो दुनिया वैसे ही खुश हो जाएंगी। तो इसलिए बोलता है कि इनके ऊपर फोकस देकर चलो तो आधी चीजें, आधी समस्या, आधी प्रॉब्लम आप लोगों की वैसे ही निपट जाएगी। अब चलो सही है, इसी के साथ में स्टैब्लिश किया गया था यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के अंडर में यहाँ पर ये, और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के टाइम की यहाँ पर बात करें, ये बेसिकली इसको भी यहां पर अचीव करने की बातें करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क जो है यहां पर इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है ब्रेट लिजमन, ये सिर्फ ब्रेट लिजमन स्टफिंग, ठीक है।
तो ये पब्लिश करती है एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये याद रखिएगा, इंडेक्स जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, और इसी के साथ में डैशबोर्ड ग्लोबल रिपोर्ट 2016 से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, थोड़ा सा आइडिया तो कम से कम इसके बारे में आप लोग रख लेना। तो ये था टोटल यहां पर हमारा आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर हो तो फिर पूछना, फिर आप लोगों का कंफ्यूजन जो है वो दूर किया जाएगा। ठीक है, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन मैंने डाले हैं जो मुझे लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि एक तो यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिसेंटली अभी मणिपुर के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, तो याद रखिएगा एन बीरेन सिंह है, जिनके द्वारा यहां पर ओथ लिया गया है। तो यहां पर अगर बात करें, मणिपुर जो है काफी इंपॉर्टेंट कंट्री हमारे देश का, जो कि 1972 में, सॉरी कंट्री बोल रहा हूं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, काफी इंपॉर्टेंट देश, फिर देश, काफी इंपॉर्टेंट राज्य है हमारे देश का। ठीक है, तो देश का राज्य है ये बोलना था, बेसिकली टंग स्लिप हो गया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली इम्फाल जो है इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी। एन बीरेन सिंह जो है वो यहाँ पर आज के में, इसके बेसिकली यहाँ पर कौन है, वो है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ऑफिशियल जो बर्ड है यहाँ पर, ये आप लोग देखते हैं ह्यूमे। ठीक है, ये ह्यूमे पिजेंट जो बेसिकली आप लोग यहाँ पर इसकी बर्ड देखने को मिलेगी। एक और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगी, ये है बेसिकली इंडिया की, जिनका नाम है यहाँ पर जयति घोष। तो इनको यूएन की एडवाइजरी पैनल में इनको लिया गया है अभी यहाँ पर। तो जयति घोष जो है यहाँ पर, इनका नाम याद रखेगा, वुमेन से रिलेटेड कुछ लिखने के लिए आया तो वहां भी यूज कर सकते हैं। एडवाइजरी बोर्ड में गई यहाँ पर, ये बेसिकली ये एक तरीके से काफी कुछ काम इनके द्वारा किया गया है। कॉमन एजेंडा जो है यहाँ पर एक तरीके से वुमेन के और गर्ल्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है। इसी के साथ में यंग लोग जो है, फ्यूचर जनरेशन, उनके लिए काम करना है। मोर इफेक्टिव कैसे मल्टीलेटरल अरेंजमेंट एग्रीमेंट हम लोग कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करना है। इसी के साथ में जयति घोष जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, ठीक है, ये यूएसए में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में एमहेस्ट जो यहाँ पर सिटी है उसके पास में बात की जा रही है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड जो प्लानिंग, स्कूल ऑफ सोशल स्टडीज और जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर बेसिकली इनके साथ में कनेक्ट रह चुकी है। यूएन की हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड इकोनॉमिक जो सोशल अफेयर की भी मेंबर है। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनको अभी यहाँ पर यूएन एडवाइजरी पैनल में डाला गया है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। एक और यहां पर न्यूज, यहां पर नीरज चोपड़ा को अभी स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर ये ट्रैक एंड फील्ड में देखने को मिला। तो स्पोर्ट एक्सिस अवार्ड के बारे में याद रखेगा। और यहां पर इसी के साथ में इनका नाम याद रखेगा, मीरा चानू। ठीक है, मीराबाई चानू। तो यहां पर टोक्यो के अंदर आप लोगों को देखने को मिला, ओलंपिक में इनकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। तो स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर और स्पोर्ट पर्सन ऑफ द फीमेल में यहां पर ये देखने को मिलेगी। मेल में नीरज चोपड़ा और फीमेल में यहां पर आप लोगों को ये नजर आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली एस अवार्ड जो है सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर एक्सीलेंस जो स्पोर्ट के फील्ड में। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो मुझे लगा कि एक बच्चा बोल रहा था कि सर स्पोर्ट के बारे में फिर छोटी छोटी एक दो न्यूज कवर कर लिया करो, तो कुछ वन लाइनर भी डाल दिया करूंगा अगर टाइम लगा करेगा, तो इससे आप लोगों का जो प्रीलिम्स आ रहा है उसमें और ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग कोई कंफ्यूजन होगा, अच्छे से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर बताना, उसको जरूर दूर किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट दे देखा, उसकी थीम देखी, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैंने बताई आप लोगों के साथ में। इसी के साथ में इंडिया और जापान के रिलेशन को काफी डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया। यहाँ पर बातें की, सारी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी बातें डिस्कस की। इसी के साथ में राजस्थान के अंदर जो गैंग रेप किया गया एक महिला के साथ में, वो भी उसके हस्बैंड और बच्चों के सामने, तो इससे ज्यादा घिनौना अपराध और यहाँ पर क्या हो सकता है। तो ये एक पूरी न्यूज मैंने आप लोगों से डिस्कस की और पूरी एक बॉडी के बारे में हम लोगों ने कवर किया। पॉल्यूशन की वजह से हमारी जो सिटी है वो त्राहिमाम कर रही है, उसके बारे में हम लोगों ने बातें की काफी सारी, जो कि आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने बातें की कि हैप्पीनेस के बारे में, तो आप लोग कितने खुश हो ये आप लोगों को जरूर बताना है। इसी के साथ में कुछ और वन लाइनर मैंने आप लोगों से यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे उनको आप लोग जरूर देखिएगा। क्वेश्चन क्या बेसिकली यहाँ पर ये कुछ न्यूज है, एक थी यहाँ पर एन बीरेन सिंह के बारे में, दूसरी थी यहाँ पर जयति के बारे में, और इसी के साथ में नेक्स्ट थी यहाँ पर ये बेसिकली एक स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर या स्पोर्ट्स एक्सिस अवार्ड के बारे में। ठीक है, तो ये था टोटल डिस्कशन। अब यहां पर ये क्वेश्चन है, इनके आंसर आप लोगों को देने हैं। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की थीम क्या है बताइए जरा, इतना तो एक्सपेक्ट करता हूं, ये आंसर अच्छे से देना। आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में बात की, तो ये आप लोगों को बताना है इसकी चेयरपर्सन कौन थी, फर्स्ट कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज रखी हुई हैं ये बताना है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव जो यहाँ पर बेसिकली इकोनॉमिक पार्टनरशिप में 16 कंट्री है, तो 2 कंट्री के नाम मैंने गायब कर दिए, इनका नाम बताना है। सबसे मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल और सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सी है वर्ल्ड में ये बताना है। इंडिया की रैंक कौन सी हैप्पीनेस में ये बताना है, और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है ये बताना है। थोड़ा सा कल का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक बार 24 घंटे में चीजों को रिकॉल कर लेते हो तो लंबे समय तक उनको याद रख पाते हो। ठीक है, तो ये कुछ बातें देख लेते हैं। तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे के बारे में अगर बात की जाए तो 23 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या थी ये बताना है। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या है ये आप लोगों को बताना है। ग्रीन ट्रायंगल के बारे में मैंने बात की थी, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड यहाँ पर कहां पर लॉन्च किया गया, महात्मा गांधी जी गुजरात में कहां पर पैदा हुए थे और किस साल में पैदा हुए थे ये बताना था। बूमा जो कैप्चरिंग टेक्निक है ये किसकी है ये बताना है। कैलेडियो जो नेशनल पार्क है कहां पर लोकेटेड है ये आप लोग को बताना है। एक पर्टिकुलर चैलेंज के बारे में और मिशन के बारे में बात की थी, तो ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा और इसी के बाद में आप लोग को आंसर देखना है, पहले एक बार खुद से ट्राई आप लोग को कर लेना है। ठीक है,
वर्ल्ड मीटोलॉजिकल डे जो है ये अर्ली वार्निंग जो है यहाँ पर बेसिकली एंड द अर्ली एक्शन इसकी थीम थी यहाँ पर, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ में जो वसुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है वोल अर्थ इज वन फैमिली, ठीक है। यहाँ पर आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया गया, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये ग्रीन ट्रायंगल महात्मा गांधी से रिलेटेड मेडागास्कर की जो कैपिटल है जिसका नाम है यहाँ पर एंटानानारिवो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बेसिकली लॉन्च किया गया। ये 1869 की बात की जा रही है या फिर 1869 बोल सकते हैं इंग्लिश में, मतलब आप लोग इनको यहाँ पर पोरबंदर गुजरात में देखने को मिलेगा जो इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर बेसिकली अफ्रीका से इसको निकाला गया इस टेक्निक को, जो हमारे यहाँ पर यूज किया गया कैलेडियो नेशनल पार्क के अंदर में, जो कि भरतपुर के अंदर लोकेटेड है। इंडिया वाटर पिच, इसी के साथ में पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज के बारे में बात की थी मैंने। तो अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर इसके अंदर इसको बेसिकली एंजॉय किया। तो पूरे ये सारे पॉइंट मैंने डिटेल में डिस्कस किए थे। कोई कंफ्यूजन हो तो कल का वीडियो जरूर देखेगा, और अगर नहीं वीडियो देखना है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, और पीडीएफ में को एक बार नजर डालेना, वहां से भी आप लोगों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा ये काम आप लोग कर सकते हैं, टेलीग्राम पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए, तो पीडीएफ आप लोग देख लेना, ठीक है। आज की भी पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर उसको डाउनलोड कर लेना, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और यार फीडबैक दे दिया करो, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं। मैं ये तो बोलता नहीं हूँ आप लोगों को लाइक करना है, लेक्चर में तो बोलता हूँ डिसलाइक कर दो अगर पसंद नहीं आ रहा है। इसमें कौन सी दिक्कत है ये बता दो मुझे, जो कि आप लोगों को परेशानी होती है। इसमें कितना टाइम लगता है, कुछ चंद सेकंड भी देने में आप लोगों को दिक्कत हो रही है, मतलब कई घंटे के लेक्चर में, यार ये तो फिर गलत बात है। और फीडबैक के तौर पर मांगते हो यार, फीडबैक से पता चलता है कि हाँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इतना तो कम से कम, ये तो कम से कम मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर ये भी नहीं हो पा रही तो फिर क्या ही बोला जाए। चलिए कोई नहीं, पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर और मॉर्निंग में मिलूंगा आप लोगों को द हिंदू के साथ में, अच्छे से पेन और कॉपी लेकर तैयार रहना पूरे लेक्चर के लिए। पूरा न्यूज़पेपर शानदार तरीके से कवर करते हैं, तो उसके जो आंसर होते हैं वो भी दिया करो, अच्छे से मजा आता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।